ओके, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास प्लानिंग होती है, जिसे हम कह सकते हैं जो भी हमारे देश के अंदर कमीशन का वर्क करता है, वह क्या काम करता है, वह टाइम टू टाइम जो प्लान्स होते हैं उनको बनाता है और उनको इम्प्लीमेंट करता है। और इन प्लान का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि क्या किसके लिए हम ये प्लान बनाते हैं। तो ये सारा कुछ हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हमारे अगली बात आती है कि हमारे देश के अंदर कौन कौन सी जो 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट हुए और कैसे कैसे हुए और क्या क्या उद्देश्य उनके थे और कितनी कितनी उपलब्धियाँ, क्या अचीवमेंट्स उनको मिले। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे अंदर आता है कि कब जो है 5 ईयर प्लान हमारे देश में स्टार्ट हुए। तो आज़ादी के बाद 1951 के साथ ही हमारे देश के अंदर 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गए। वो 1951 में हमारे देश के अंदर आया, ठीक है। और आईसी गुप्ता, ओके। अब बात यह है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, ठीक है, उसमें क्या स्पेशल था। तो हमें यहाँ देख सकते हैं, मैं हाईलाइटर जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें देखिए हम फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो 1 अप्रैल 1951 को आया और इसे जो है 31 मार्च 1956 तक ये रहा। इसका बेस क्या था, ये डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था। ये जो 5 ईयर प्लान था ये जो किस पर था, डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित एक प्लान था। नेहा गुप्ता, ओके। आगे इसने जो है सबसे पहला जो लक्ष्य रखा वो सार्वजनिक क्षेत्र में 2378 करोड़ रुपए का संशोधित लक्ष्य रखा था। और आप इसे इसका बेस जो देख सकते हैं, इसको जो समरी में देख सकते हैं आप, इसमें 3 अल्पकालीन उद्देश्य थे, अर्थात शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता और कीमतों पर नियंत्रण। ये जो इसके अल्पकालीन उद्देश्य क्यों रखे गए थे, क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद ही हुआ था। शरणार्थी जो थे वो हमारे देश के अंदर उस समय बहुत ज़्यादा थे, तो शरणार्थियों का पुनर्वास करना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता रखना, मतलब जो हमारे देश के अंदर जो खाद्यान्न हो, गेहूँ जो भी, चावल जो भी खाद्यान्न हो, उनके अंदर आत्मनिर्भरता पैदा करना। और कीमत जो है वह अनियंत्रित ना हो, क्योंकि देश आज़ादी हुआ था, ठीक है। बहुत सी ऐसी समस्याएं देश को मिली थी जो कि अनमैनेज्ड थी, इस कारण से जो है वो कीमतों पर नियंत्रण रहे। ये जो है वो 3 उद्देश्य जो है अल्पकालीन उद्देश्य इस योजना के रखे गए। कोई ऐसा दीर्घकालीन उद्देश्य इसमें नहीं रखा गया क्योंकि उस समय बहुत सारी समस्याएं थी, ठीक है। इस कारण से जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर कोई ऐसा विशेष उद्देश्य जो है दीर्घकालीन नहीं रखा गया, अल्पकालीन उद्देश्य रखा गए, जिन्हें आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ये जो है वो हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जिससे हमारे देश के अंदर योजनागत विकास की शुरुआत हुई, प्लानिंग। आगे बात ये आती है, यस माई वॉइस इज ऑडिबल और नॉट, वेदर माई वॉइस इज ऑडिबल। यस सर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद आती है हमारे पास सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान जो आया वो हमारे पास 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक रहा। 5 ईयर प्लान जो है ये, और इसका जो बेस था ये था पीसी महल नौबीस मॉडल। मतलब पीसी महल नौबीस मॉडल जो था ये उद्योग को बढ़ाने पर बल देता था। और हम यदि किसी हमारे पास क्वेश्चन हो कि औद्योगिकरण की शुरुआत देश के अंदर, औद्योगिकरण की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई, तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। सेकंड 5 ईयर प्लान से हमारे देश के अंदर क्या डेवलप हुआ, मतलब औद्योगिकरण जो है वो विकसित हुआ। उस समय जो हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने औद्योगिकरण पर बल दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल दिया कि उद्योग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होने चाहिए। और उनमें भी जो है दूसरी योजना में हम देख सकते हैं आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया गया, जिसे हम कह सकते हैं लौह इस्पात उद्योग। जो बड़ी बड़ी आपको फैक्ट्रियाँ, जो सार्वजनिक क्षेत्र की फैक्ट्रियाँ जो है या बड़ी कंपनी जो है वो दिखती है आज, वो सब जो है वो समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ही देन है, जिनसे जो है जैसे हम देख सकते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। मतलब इस्पात संयंत्र मतलब जो लौह इस्पात है
उसके जो संयंत्र है, फैक्ट्री जो है, उनकी स्थापना, प्लांट जो है उनकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर हुई थी। ठीक है, ये औद्योगिकरण पर बल देने वाली जो पंचवर्षीय योजना थी। तो जब हम बात करते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर औद्योगिकरण पर बल दिया गया। और इसे हम समझ सकते हैं कि उपलब्धि थी क्या, इस योजना में औद्योगिक विकास प्राथमिकता दिए जाने के कारण औद्योगिक उत्पादन का जो निर्देशांक है वह 1956 में जो 139 बढ़कर 1961 में 194 हो गया, और खाद्यान्नों का उत्पादन 55-56 में 64.8 मिलियन टन से बढ़कर और 76 मिलियन टन हो गया। ये इसकी अपने आप में एक उपलब्धि थी। मतलब 139 से हमारे पास 194 का जो उत्पादन निर्देशांक यहाँ पर हो गया, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन इंडेक्स है वो हमारे पास हो गया। तो इसका सीधा सीधा मीन ये है, जो इस पंचवर्षीय योजना की हमने उद्योगों में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। ये हमारी थी सेकंड 5 ईयर प्लान, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब बात ये आती है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का क्या हमारे पास उद्देश्य। यहाँ देख सकते हैं हम 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक ये पंचवर्षीय योजना रही थी। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत में आयोजनकर्ताओं ने महसूस किया कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की पूर्व की स्थिति प्राप्त हो चुकी है। मतलब हम अपनी एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। अतः देश के संरचनात्मक ढांचे में इतना परिवर्तन हो चुका है कि अब पूर्ण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस विश्वास के साथ इस योजना में क्या कहा गया, इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल तीव्र गति से विकसित होगी, पर साथ ही निश्चित रूप से आत्मनिर्भर स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था हो जाएगी। मीन इस पर जो है हमारा जो उद्देश्य था वो ये था, स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था, मतलब सेल्फ एस्टीम्ड, सेल्फ एंटरटेन्ड इकोनॉमी हो जाए, मतलब अपने आप जो चलने वाली इकोनॉमी हो जाए, मतलब बहुत तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बने। इसलिए जो है ये इस अवधि के अंदर हमने ये लक्ष्य रखा था। और हम यहाँ इसे देख सकते हैं कि द्वितीय योजना की गति से सीख लेते हुए नियोजकों ने तीसरी योजना में कृषि पर विशेष बल दिया। मतलब हमने यहाँ पर कृषि पर बल दिया, सिंचाई शक्ति के कृषि विकास को सर्वाधिक महत्व दिया, जिसके लिए कुल व्यय का 36% भाग आवंटित किया गया। जो द्वितीय योजना में कितना था, तृतीय 30% था। और इसके अलावा हम देख सकते हैं आगे, यहाँ तीव्र तथा आत्मनिर्भर विकास के लिए औद्योगिक विकास को अनिवार्य स्वीकार करते हुए सुदृढ़ नींव प्रदान करने के लिए तेल, स्टील, विद्युत शक्ति, मशीन निर्माण, रासायनिक आदि पर विशेष बल दिया गया। जो है यहाँ पर बल दिया गया। तीसरी योजना जो थी उसमें हमने कृषि पर विकास पर बल दिया, सिंचाई पर बल दिया। तो तृतीय योजना में हमने, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने केवल उद्योग के अंदर बल दिया था। औद्योगिकरण की शुरुआत उस समय हुई थी, परंतु हम कृषि पर ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे पाए थे। परंतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने कृषि पर बहुत बल दिया गया था। और इसमें हम देख सकते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना को भारी विफलता करनी पड़ी, क्योंकि पहली बात तो कृषि पर ही हमने बल दिया, और बात यह है कि 1965-66 में 100 वर्षों के इतिहास सबसे बड़े सूखे का सामना करना पड़ा। मतलब हमारा कृषि पर ही तो फोकस था, और साथ ही उसी समय क्या हो गया, सूखे का सामना करना पड़ा। और उसी समय हमें क्या करना पड़ा, भारत और पाकिस्तान जो युद्ध है वह हुआ। तो इसके कारण क्या हुआ कि दोनों ही तरीके से तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारे देश के अंदर फेल हो गई। अब बात ये आती है कि हमारे देश के अंदर कई बार वार्षिक योजनाएं लागू की गई। जो समाप्ति काल था वो था, हम देख सकते हैं यहाँ पर तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1966 में समाप्त हो गई थी। परंतु तृतीय पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी, जो हमारे पास, उसके बाद 66 के बाद 66 से 69 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। इसके लिए 3 साल तक हमें क्या करना पड़ा, वार्षिक योजनाएं लागू करनी पड़ी। मतलब हमने एक प्रथम वार्षिक योजना, द्वितीय वार्षिक योजना और 3 वार्षिक योजना हमने लागू की। हम देख सकते हैं तीसरी योजना की विफलता के कारण चौथी योजना को हमने स्थगित कर दिया, और इसके लिए हमने 3 योजना अवकाश रखा। योजना अवकाश का मतलब क्या होता है, प्लानिंग को हमने कुछ समय के लिए रोक दिया, और हमने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो लागू वह 1969 में लागू की। और इस योजना का जो प्रारूप है वह किसने तैयार किया था, DR गाडगिल ने तैयार किया था। और इन्होंने इसे मई में संसद में रखा, 1969 में ही चालू इसे माना गया। हम इसे देख सकते हैं कि इसमें किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया। तो हम यहाँ केवल समरी की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे इसमें। इसके अंदर जो है हमने पहली बात तो घाटे जो है हम यहाँ देख सकते हैं, मूल्य स्थिरता रखने के लिए योजना की वित्तीय आवश्यकता की मुद्रा प्रसारणीय स्रोतों से नहीं
नहीं की गई। घाटे की बजट की वो 850 करोड़ रुपए तक ही सीमित किया गया, जो तीसरी योजना 1133 करोड़ रुपए था। मतलब हमने घाटे की बजट को कम करने की कोशिश की, क्योंकि कारण इसके अंदर उस समय डेफिसिट जो है बहुत ज़्यादा हो रहा था। क्योंकि लगातार हम देख सकते हैं कि हमारे तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारी विफलता हुई, और साथ साथ में हमें 3 वार्षिक योजनाएं उसमें लागू करनी पड़ी, और उनमें भी सूखे के कारण हमारे देश की वो योजनाएं जो है विफल हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में घाटा जो है लगातार बढ़ा, तो उस घाटे को नियंत्रित करने की हमने कोशिश की, और हमने अपने घाटे के बजट को 850 करोड़ रुपए कर दिया, जो पहले 1133 करोड़ रुपए था। इसके अलावा हम देख सकते हैं इसमें जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने इसी योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 1969 के अंदर हमारे देश के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। MRTP एक्ट 1969 भी हम इसी योजना के अंतर्गत लाए थे, तथा बफर स्टॉक की धारणा जो है इसमें लागू हुई। और इसके अलावा हम देख सकते हैं इसमें खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई। अगले 3 वर्षों में मानसून की विफलता के कारण खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई, और औद्योगिक क्षेत्र में पावर में विफलता, परिवहन संबंधी अड़चनें, औद्योगिक अशांति दृष्टिगोचर हुई। मीन जो है अपने आप में इस योजना ने अपना लक्ष्य जो है कृषि उत्पादन में प्रतिवर्ष लगभग 5% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, लेकिन वास्तविक उपलब्धि कितनी रही? केवल 2.57% रही। औद्योगिक उत्पादन में प्रतिवर्ष 8 से 10% की वृद्धि की आशा की गई थी, लेकिन वास्तविक उपलब्धि काफी कम रही। मीन जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना भी अपने आप में सही प्रकार से जो है अपने लक्ष्यों को पूर्ति नहीं कर पाई। हम देख सकते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है वह भी पूर्ति नहीं कर पाई। अब हम देख सकते हैं 5 पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या रखा गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना होती है। मतलब पंचवर्षीय योजना में हमारी एक तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण होती है, और उसी के साथ साथ 5वीं पंचवर्षीय योजना भी महत्वपूर्ण होती है। इस योजना में हमने क्या किया, यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, किंतु अब इसमें 66 क्षेत्र लिए गए। इस योजना को जनता पार्टी की सरकार ने समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया। मतलब ये 1974 से 1979 के लिए बनी थी, बट हमने उसे 1 साल पहले ही उसे जो है वो समाप्त कर दिया था। और छठी योजना 1978 से 83 लागू की गई। मतलब 1974 से लेकर 79 के लिए योजना बनी थी, बट उसे 78 में समाप्त करके, और जो अगली योजना जो है वह 1978 से ही प्रारंभ की गई, और 1978 से 83 लागू की गई, जिसे योजना का नाम दिया। और इस योजना में हम देख सकते हैं 37,250 करोड़ रुपए प्रस्तावित था, पर वास्तविक व्यय कितना हुआ? 39,426 करोड़ रुपए का इसमें व्यय हुआ। मतलब जितना हमारा बजट था उससे ज्यादा व्यय जो है हमने इसमें किया। और हम देख सकते हैं इसी योजना के अंदर विसुका, जिसे हम बोलते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम, विसुका की शुरुआत भी जो है इसी योजना संबंध में राष्ट्रीय कार्यक्रम को इस योजना में शामिल कर उस पर 2083 करोड़ रुपया व्यय आवंटित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या थे? अब देख सकते हैं इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। इसमें उद्देश्य हमारे पास थे 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने की व्यवस्था करना, सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, मतलब पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराना पानी के पीने के लिए, 1500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में सड़क की व्यवस्था कराना, भूमिहीन श्रमिकों के लिए जमीन की व्यवस्था करना, 30 से 40% उपलब्ध कराना। ये सारे लक्ष्य जो है वह इसमें रखे गए, और लक्षित विकास दर 4.4% के विरुद्ध वास्तविक वृद्धि दर 4.8% प्राप्त हुई। इसीलिए आप देख सकते हैं हम कि ये पंचवर्षीय योजना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें हमने जो लक्ष्य रखा था 4.4% का, हमने इससे अधिक 4.8% हमने इसकी पूर्ति कर ली। और हम देख सकते हैं आगे इसमें उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने माना कि गरीबी को, अब इस समय जो है हमारे देश के अंदर समस्या क्या पैदा हुई थी, उस समय हमारे देश के अंदर जो है स्थिति पैदा हुई थी गरीबी की, ठीक है। और हम देख सकते हैं गरीबी प्रत्यक्ष प्रहार इस योजना की विशेषता थी। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने माना कि गरीबी को अचानक दूर नहीं किया जा सकता, इसका निवारण एक क्रमिक प्रक्रिया है। तो हम यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गरीबी हटाओ पर सबसे ज्यादा बल किस योजना में दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो इसमें महत्वपूर्ण रही। 5वीं पंचवर्षीय योजना में हमने गरीबी हटाने पर बहुत बल दिया गया था, और इसने अपनी लक्षित विकास दर 4.4% से विरुद्ध वास्तविक वृद्धि दर जो है वो 4.8% प्राप्त की थी। मतलब 4.4% हमारी जो है टारगेटेड ग्रोथ रेट थी, और हमने एक्चुअल ग्रोथ रेट अचीव की वो 4.8% अचीव की। एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है इस प्लानिंग की थी हमारे पास।
अगली जो हमारे पास जो प्लानिंग आती है वह आती है छठी पंचवर्षीय योजना, जिसे 1978 में ही लागू कर दिया था और 83 के लिए ये लगी 83 तक यह रही। और इसने जनता पार्टी सरकार ने 5वीं योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया था। आप समझ सकते हैं उस समय हमारे देश के अंदर आपातकाल घोषित हुआ था और 1977 के समय जो है आपातकाल घोषित किया था और उस कारण से 78 में उस योजना को समाप्त करके जनता सरकार उस समय आ गई थी और जनता पार्टी की सरकार उस समय जनता पार्टी की सरकार आई और 1 से 1.5 वर्ष के लिए जनता सरकार रही और उसके बाद जो है पुनः राजीव गांधी सरकार जो है उस समय देश के अंदर आई और 1980 से 85 कांग्रेस ने पुनः योजना को जो है 1980 से 85 के लिए लागू कर दिया। मतलब ये छठी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वो बदली गई और 1978 से 83 के लिए पहले लागू की गई थी, बट उसे चेंज करके फिर क्या कर दिया गया 1980 से 85 के लिए कर दिया गया। आप देख सकते हैं इसको फिर जो है बाद में 1979 से लेकर 80 की अवधि का मान लिया गया, योजना का अवकाश मान लिया गया। अब देख सकते हैं हम छठी योजना में गरीबी निवारण का रोजगार सृजन पर विशेष कर दिया गया। मतलब 5वीं योजना के अंदर गरीबी हटाओ का रखा था, पर साथ में इसमें छठी योजना के अंतर्गत हमने गरीबी निवारण के साथ साथ रोजगार सृजन पर भी बल दिया गया था। राजीव गांधी सरकार ने रोजगार सृजन पर बहुत सारी जो है योजनाएं उस समय लागू की थी। हम देख सकते हैं इस समय इसी योजना में मानक व्यक्ति वर्ष को रोजगार मापने के लिए अपनाया गया था। यदि प्रत्येक दिन 8 घंटे 273 दिन तक रोजगार व्यक्ति को उपलब्ध है तो उसे स्टैंडर्ड पर्सन ईयर की दृष्टि से रोजगार कहेंगे। तो ये जो परिभाषाएं है उस समय ही बनाई गई थी। इसके अलावा गरीबी रेखा को प्रकाशित भी उस समय की देख सकते हैं हम। योजना आयोग द्वारा 1970 में नियुक्त न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावपूर्ण उपभोग मांग के संबंध में नियुक्त कार्यदल ने गरीबी निर्देशांक तैयार किया और गरीबी रेखा को जो 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी हम पढ़ते हैं कि 2400 कैलोरी से कम प्राप्त करने वाले और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम भोजन प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति है उन्हें गरीबी रेखा में घोषित किया गया था। ये जो परिभाषा है वह 1970 में जो लागू की गई थी और ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए छठी योजना में समन्वित विकास कार्यक्रम चालू किया गया था, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पर IRDP इंटीग्रेटेड जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वह भी इस योजना के अंतर्गत हमने लागू किया गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था भूमिहीन श्रमिकों, सीमांत किसानों, अनुसूचित जातियों, कारीगरों और आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के परिवारों की सहायता करना, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों की को क्या पहुँचाना, सेवा पहुँचाना। मीन जो है छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत अच्छे प्रयास जो है बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से किया गया। इन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सी योजनाएं यहाँ पर प्रारंभ की गई थी। यहाँ जो है NREP है, ट्राई है, ये देख सकते हैं हम RLGP है, IRDP है, ये सब योजनाएं थी। हम योजनाओं को जो है योजनाओं को अलग से भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम योजनाओं के बारे में एक एक करके सभी योजनाओं के बारे में हम जानेंगे। ये सारी जो है योजनाएं बेरोजगारी को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए ये सारी योजनाएं जो है यहाँ पर लाई गई। अब बात आती है जो छठी पंचवर्षीय योजना अपने आप में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए अच्छी योजनाएं रही और अपने आप में सफल भी हुई। आगे बात आती है 1985 के अंदर जो है छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई और प्रारंभ हुई 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना के जो है हम उद्देश्य की बात करें तो इस योजना के प्रमुख रूप से 3 उद्देश्य रहे। फर्स्ट उद्देश्य जो है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो रहा वह है खाद्यान्नों की वृद्धि दर को बढ़ाना, रोजगार को विस्तार करना। जो छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था उसे यहाँ पर और बढ़ाया गया, क्योंकि कारण हमारे देश के अंदर उस समय से ही बेरोजगारी जो है बहुत अपने स्तर पर बहुत ज़्यादा थी। तो इसको दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना या रोजगार से का विस्तार करना और उत्पादिता को उन्नत करना, मतलब प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है, प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाना। ये 3 जो है मूल उद्देश्य जो है वह 7वीं पंचवर्षीय योजना 7th 5-year प्लान के रखे गए कि हमको क्या बढ़ाना था, खाद्यान्न की वृद्धि दर बढ़ानी थी, मतलब हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं उनको बढ़ाना था, हमें रोजगार का विस्तार करना था, एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट करना था, हमें उत्पादिता को उन्नत करना था, हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना था, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये हमारे पास 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और योजना में जो है वह 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित था, परंतु वास्तविक व्यय जो हुआ वो 2,18,730 करोड़ रुपए हुआ। और ये सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारी जितनी भी योजनाएं बनाई गई उनके अंदर हमने आय से ज़्यादा व्यय किया। हमारे देश के अंदर हमेशा से घाटे के बजट की धारणा रही है और घाटे के बजट बनाए गए हैं, मतलब जितनी हमने बजट बनाया उससे ज़्यादा हमने खर्चे यहाँ करते हुए हम आए हैं। हम देख सकते हैं सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों पर इस योजना के अंतर्गत बल दिया गया था। और इसके हम देख सकते हैं आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय के
से नियोजकों ने रोटी रोजगार उत्पादकता को महत्व दिया। मतलब मेन चीज यहाँ पर ये आ सकती है कि हम आर्थिक विकास तो किया ही गया, साथ साथ में सामाजिक विकास करने के लिए भी यहाँ पर योजनाएं लाई गई। और रोजगार सृजन की दिशा में हम देख सकते हैं 1989 में जो ये योजना है जिसे हम JRY कहते हैं, जवाहर रोजगार योजना, ये जो है 1989 में लाई गई। और इस योजना में राष्ट्रीय ग्राम जो हमारे पास दो कार्यक्रम हमारे पहले से चल रहे थे, एक तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ठीक है, और दूसरा हमारा जो कार्यक्रम था ये तो था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, और एक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है। ये जो दोनों योजनाएं थी उनको मिलाकर, दोनों को मिलाकर, ठीक है, इन्हें हमने क्या कर दिया, एक योजना बना दी जिसका नाम रखा JRY, जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना कब लाई गई? 1989 में लाई गई। और ये जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाई गई? 5 ईयर प्लान के अंतर्गत, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह योजना जो है, ये कार्यक्रम जो है लागू किया गया था। और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ यह योजना जो है ग्राम पंचायत स्तर से लागू की गई और योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य सरकार की 80-20% भागीदारी रही। मतलब केंद्र ने 80% और राज्य ने 20% खर्चा जो है इस योजना के अंतर्गत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आयात आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। इसके अलावा कृषि उद्योगों में तकनीकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक विकास में सहायक होते हैं। यह पूंजी प्रधान उत्पादन के साधन होते हैं और श्रम प्रधान तकनीकी गौण होती है। मीन जो है यहाँ पर पूंजी प्रधान तकनीकों का उपयोग किया गया, मतलब जो जिनके अंदर मशीनों का जो है, मशीनों का अधिक उत्पादन किया जाए, मशीनों का ज़्यादा उपयोग किया जाए, आधुनिकीकरण को अपनाया जाए, वैज्ञानिक विकास को अपनाया जाए, तकनीकी उन्नयन किया जाए, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट किया जाए। ये सारे जो है इस योजना के अंतर्गत लागू किए गए। इस योजना के 3 उद्देश्य जो है वो वापस हम समझ सकते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के 3 जो मूल उद्देश्य थे क्या थे? खाद्यान्नों की वृद्धि दर बढ़ाना, इंक्रीज ऑफ फूड ग्रेन्स ग्रोथ रेट एंड रोजगार का विस्तार करना, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड उत्पादिकता को उन्नत करना, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये जो 3 उद्देश्य जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के रखे गए। अब बात आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 92 से लेकर 97 तक चली। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 31 मार्च 1990 को समाप्त हुई थी और 8वीं योजना को 1 अप्रैल 1990 से लागू होना था। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय हमारे देश के अंदर एक आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई थी और इसी आर्थिक अस्थिरता के कारण यह जो हमारी योजना थी यह समय से प्रारंभ नहीं हो पाई और 8वीं योजना 2 वर्ष विलंब से लागू की जा सकी। 1990 से लेकर 92 तक हमारे देश के अंदर योजना का अवकाश रहा, योजना विहीन वर्ष घोषित, और उसका कारण उस समय हमारे देश के अंदर जो है सारी जो आर्थिक क्रियाएं थी वो बहुत ज़्यादा डाउन आ चुकी थी और इसी कारण से हमारे देश के अंदर उसी समय आर्थिक सुधारों को लागू किया गया था। हम देख सकते हैं, हम जब लिबरलाइजेशन पढ़ते हैं, उदारीकरण पढ़ते हैं, तो हमारे देश के अंदर उदारीकरण की शुरुआत जो है उसी समय 1991 और 1992 में जो है हमारे देश के अंदर, उस समय जो तत्कालीन हमारे देश के अंदर वित्त मंत्री थे जो मनमोहन सिंह जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने उस समय उदारीकरण का सुझाव दिया था, लिबरलाइजेशन का सुझाव दिया था। और उदारीकरण जिसे हम कह सकते हैं आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत हमारे देश के अंदर हुई। हमारे देश को विदेशों के लिए खोला गया। उस समय हमारे देश अब तक मतलब 1990 तक हमारा देश जो है वो प्रोटेक्टिव कंट्री रहा, मतलब जिसका व्यवसाय जो है विदेशों से कम रहा या फिर जो है विदेशों से हमारे ज़्यादा लेन देन नहीं हुए, किंतु जो है हमें हमारे ऊपर जो है WTO का दबाव था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं, उसका दबाव था और उस कारण से हम उस समय जो है अन्य देशों से पिछड़ रहे थे। परंतु बात यह कि उन दबावों में आके उस समय हमें विनिमय कोष भी हमारे पास बहुत कम रह गया था। हम देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं जुलाई 1991 में विदेशी विनिमय कोष लगभग 2500 करोड़ था, जो आधा महीने की आयात आवश्यकता की पूर्ति से अधिक नहीं था। मुद्रास्फीति की दर 16.7% उस समय रही। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, आर्थिक सुधार शुरू किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने किया। और इकोनॉमिक रिफॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं। हम रोजगार सृजन किया, हमने जो है लिबरलाइजेशन के अंतर्गत क्या किया, लिबरलाइजेशन के अंतर्गत हमने बहुत सी चीज़ें, हमारी लाइसेंसिंग थी, मतलब जिन ऐसे उद्योग थे हमारे देश के अंदर जो लाइसेंस से ही चलते थे, तो उन लाइसेंस वाले उद्योगों को हमने लोगों के लिए खोल दिया कि आप बिना लाइसेंस के भी काम कर सकते हो। इसके साथ साथ कई क्षेत्र हमारे देश के अंदर ऐसे थे जिनमें केवल सार्वजनिक क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट ही उपक्रम चला सकती थी, परंतु हमने उन क्षेत्रों को किसके लिए खोल दिया, निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया। तो हम देख सकते हैं 1991 से औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई और जिसके परिणाम स्वरूप
निजी क्षेत्र और विकसित होने का मौका मिला और साहसियों को देश में आने की छूट मिली। मतलब एफडीआई के लिए भी रास्ता 1991 से ही प्रारंभ हो गया। हमने विदेशी जो निवेश है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वैसे ज़्यादा जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का जो प्रारंभ हुआ वह 1996 से हमने उसे और अधिक बढ़ाया, बट 1991 से इसकी एक शुरुआत अपने आप में हो गई कि उसकी छूट मिल गई कि हमें जो है विदेशों से भी जो फंड आने लगा और साथ साथ में निजी क्षेत्र भी जो है वो उसको भी अपने आप में बल मिला और लाइसेंसिंग जो प्रणाली है उससे छूट मिल गई। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं ये जो है हमारे पास पंचवर्षीय योजना जो थी वह इसीलिए 2 साल लेट हुई और इसी योजना के अंतर्गत फिर बाद में हमने आगे जाके उदारीकरण को अपनाया, आर्थिक सुधार को अपनाया, विदेशों के लिए रास्ते खोले, निजी क्षेत्र के लिए रास्ते खोले। हमारे जो उद्योगों में लाइसेंसिंग से ही काम चलता था, इंस्पेक्टर राज का बोलबाला था, इंस्पेक्टर राज के बोलबाले को दूर किया हमने। तो ये जो भी आर्थिक सुधार थे, महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार इस योजना के अंतर्गत हमने किए। हम देख सकते हैं छठी पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन के संबंध में चालू खाता का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.8% था, सातवीं योजना में 2.3%। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चालू खाते का औसतन घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% ही रहा। अतः इस अवधि में भुगतान संतुलन की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ। अब आप समझ सकते हैं भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार क्यों हुआ, क्योंकि कारण हमने विदेशों से अपने रास्ते खोल दिए, हमारे निर्यात बढ़े, हमारे निर्यात बढ़ने से हमारे पास मनी ज़्यादा आएगा निश्चित है, तो हम विदेशों से हमारे क्या बन गए, अच्छे संबंध बनने लगे। तो उस कारण से हमारे देश के अंदर जो भुगतान संतुलन है उसमें भी एक पर्याप्त सुधार जो है यहाँ पर देखने को मिला। तो ये हमारे पास 8वीं पंचवर्षीय योजना होती है। बेसिकली हम अब आप ये जो पंचवर्षीय योजना होती है उन्हें हम थोड़ा जो है ना मतलब केवल इनका बेसिक पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है पुरानी पंचवर्षीय योजना है, इनमें हमें क्या पढ़ना होता है, इनमें हमें पढ़ना पड़ता है कि इनका उद्देश्य क्या होता है, इसके अलावा इनमें क्या उपलब्धियां रही वो हमें देखनी होती है। हमारे पास प्रश्न कैसे आता है कि इन पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। सामान्यतः हमसे जो छोटे प्रश्न होते हैं उनमें 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा जाता है। हमसे ये पूछा जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी वैसे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रश्न होते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इस योजना में हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर 8 ही बहुत है आपके लिए। ठीक है 8 पंचवर्षीय, हाँ ठीक है मैं अभी कंप्लीट करता हूँ। 8 पंचवर्षीय योजना हमारी जो है यहाँ पर कंप्लीट हुई है। 9वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर हमारे जो अब तक की जो पंचवर्षीय योजना जो हमारे पास रही है वो सारी पंचवर्षीय योजना हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि नीति आयोग क्या है और उसका एक्शन एजेंडा क्या है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही हम डिस्कस करेंगे।